Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will study about the functions. In the previous lectures, we studied about the pointers, the relationship between arrays and pointers, and double pointers. Now we'll move towards the functions, and we'll study in this lecture that what is a function, why we use functions, and how to define a function, what are the components of functions actually. First of all, we define a function, then we call a function, and similarly we study about the function prototype, and then we'll see what is meant by void functions. So let's start. फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि उसे हम फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने दो वैल्यूज़ को ऐड भी कराना है, सब्ट्रैक्ट भी कराना है, मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है, ठीक है. और बजाय इसके कि वो मैं स्टेटमेंट्स लिखती जाऊँ कि सबसे पहले मैं दो वैल्यूज़ को ऐड कराऊँ, फिर मैं उनको सब्ट्रैक्ट कराऊँ, फिर मल्टीप्लाई कराऊँ, तो मैं डिफरेंट फंक्शंस बना लेती हूँ. एक ऐड का फंक्शन बना लेती हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना लेती हूँ, एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना लेती हूँ, एंड सो ऑन. तो एक प्रोग्राम को अगर हम मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि वो एज अ सेपरेट एंटिटी काम कर सके, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है. फंक्शन जो होती हैं वो हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं. जैसे मैंने कहा कि मुझे फॉर एग्जांपल एडिशन करानी है, तो मैं वो एक फंक्शन लिखूंगी कि दो वैल्यूज़ को लेगा और उनको सम कराएगा, ठीक है. तो ये जो टास्क है कि वो दो वैल्यूज़ को ऐड करा रहा है और उनका रिजल्ट किसी के अंदर स्टोर करा रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करी हैं. तो फंक्शन क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. इससे पहले अगर हम देखें तो हमने फंक्शंस को किधर देखा, जैसे हमने हर प्रोग्राम जो है वो हमारा शुरू होता है मेन फंक्शन के साथ, ठीक है. यानी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो मेन के बगैर चल सके, तो मेन एक फंक्शन है जो अभी तक हमने देखा है. सिमिलरली हमने कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस देखे, जैसे हमने देखा कि स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को हम कॉल करते थे str_len, जो हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करके देता था. फिर हमने स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन देखा था, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन देखा था, ठीक है. अगर हम डिफाइन करें कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो हम फंक्शंस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर एबल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है. और सेकेंडली हम क्या करते हैं कि किसी बड़े प्रॉब्लम को, जैसे कैलकुलेटर आप सपोज करते हैं कि एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसे हम छोटे छोटे मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड करते हैं. एडिशन को अलग कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन को अलग कर लेते हैं, डिवीजन को अलग कर लेते हैं, और इनके लिए हम जो है वो फंक्शंस अपने अपने फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शंस होते हैं. जो मैंने पीछे बोला कि आगे उसी की एक एग्जांपल है कि जैसे अगर हम देखते हैं, तो अगर ये वाला प्रोग्राम आपने ये सपोज करें कि जो ये वाला प्रोग्राम है, ठीक है, ये और ये जो प्रोग्राम है, ये दोनों क्या हैं, ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव, ठीक है. तो इसका मतलब है यहाँ पे तो हमने सारी, ये मेन है और मेन के अंदर हमने जो है वो ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं. यहाँ पे हमने क्या किया है, इन्हीं स्टेटमेंट्स को हमने जो है वो छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर दिया है. ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है. फिर ये हमारा फंक्शन 2 है, ये हमारा फंक्शन 3 है, ये हमारा फंक्शन 4 है, ठीक है. तो बजाय इसके कि हमारे प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम और इसके अंदर जो है वो एक लंबी सी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हूँ, उसके बजाय हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर पीस में, ठीक है. और हर एक जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है.
अच्छा, सेकेंडली हम फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं? तो फंक्शंस जो हैं वो रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस रीयूजेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं? नीचे ये एग्जांपल भी गिवन है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो सम करवानी है वैल्यूज़। कैसे सम करवानी है? सबसे पहले मुझे 1 से लेके 10 तक वैल्यूज़ को सम कराना है। उसके बाद मुझे 20 से 37 को सम कराना है और उसके बाद मुझे 35 से 49 को सम कराना है। तो अगर तो मुझे फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले एक लूप लगाऊँगी 1 से लेके 10 तक और फिर सम स्टोर कराऊँगी। फिर अगेन सेकंड टाइम लूप लगाऊंगी 20 से लेके 37 तक और सम स्टोर कराऊंगी। फिर तीसरी बार लूप लगाऊंगी 35 से लेके 49 तक और जो है वो सम को स्टोर कराऊंगी। लेकिन अगर मुझे फंक्शंस का पता है तो इसके बजाय इसके कि मैं 3 दफ़ा लूप लगाऊं और इस वाली स्टेटमेंट को जो है वो उसके लिए कोड करूं कि सबसे पहले 1 से 10 फिर 20 से 37 फिर 35 से 49, मैं एक ही फंक्शन बनाऊंगी और उस फंक्शन के थ्रू जो है वो मैं ये तीनों टास्क जो है वो मैं एक ही फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करूंगी। ठीक है, कैसे? अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो सबसे पहले हम अगर देखें तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने आई को 1 से शुरू किया और 10 तक लेके गए और आप सम स्टोर करा रहे हैं और फिर आप यहाँ पे आप सम को डिस्प्ले करा रहे हैं। फिर आप इसे 20 से लेके 37 तक चला रहे हैं और सम को जो है वो डिस्प्ले करा रहे हैं और फिर से 35 से 49 तक चला रहे हैं। ठीक, यही काम अगर मैं फंक्शंस के थ्रू करूँगी तो मैं कैसे करूँगी? देखिए, एक ही मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन को डिफाइन करना, कॉल करना अभी हम सीखते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सामने ये नज़र आ रहा है हमें। आप इसे सम का फंक्शन हम कहते हैं कि ये जो है ये हमारे पास क्या हुआ है, सम का फंक्शन है। ठीक है, और ये हमारा मेन है। तो सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले क्या चलता है? मेन चलता है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे हम बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल किया करते थे, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉपी, उसी तरह से हमने इस फंक्शन को कॉल किया। इसके अंदर हमने एक वैल्यू 1 भेजी हुई है और दूसरी वैल्यू क्या भेजी हुई है? 10 भेजी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 से लेके 10 तक ये वाला जो फंक्शन है ये कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। ठीक है, फिर जो है वो ये सम कैलकुलेट करेगा 1 से लेके 10 तक। उसके बाद अगला जो लिखा हुआ है 20 से 37, तो मुझे इसके लिए दोबारा से कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैंने सिर्फ इस फंक्शन को जो है वो कॉल किया है। ठीक है, तो अब ये मुझे कहाँ से 20 से लेके 37 तक फाइंड आउट करके देगा सम को। उसकी अगली स्टेटमेंट है सम, यानी यही वाला फंक्शन, और ये 35 से जा रहा है 49 तक। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखें 1 2 3 3 बार मैंने सेम तरह की स्टेटमेंट्स लिखी थी वहाँ या, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक ही दफ़ा ये फॉर का लूप लगाया हुआ है और ये मुझे तीनों तरह के वैल्यूज़ के लिए, यानी 1 से लेके 10 तक, 20 से लेके 37 तक और 35 से लेके 49 तक सम को कैलकुलेट करके दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी हम एक दफ़ा अपना एक फंक्शन बना के रख लेते हैं, अगर वो हमें प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार चाहिए तो हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, हमें बार बार वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? ओके, अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, यानी वो कैसे करते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो वो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें हम जब फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखते हैं तो उसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जो है, यानी फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम फंक्शन की रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। रिटर्न टाइप जैसे हमने 11 टाइप्स पढ़ी हैं। वॉइड का मतलब है कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इंट का मतलब है इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करेगा, कैरेक्टर का मतलब है कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले जो चीज़ हम मेंशन करते हैं
वो फंक्शन की रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इस फंक्शन के अंदर इंटीजर भेज रहे हैं, कैरेक्टर भेज रहे हैं, या कुछ भी नहीं भेज रहे, ठीक है। तो फंक्शन, और इसके अंदर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूं जिसका काम है कि वो सम को कैलकुलेट करे, और वो रिटर्न टाइप मैंने आपको पहले बताया वॉइड। वॉइड का मतलब है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इंट का मतलब है इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन को डिफाइन करना चाहती हूँ जो सम को कैलकुलेट करे, रिटर्न कुछ भी ना करे, तो इसका मतलब है मैं उसकी जो रिटर्न टाइप लिखूंगी वो वॉइड लिखूंगी, फंक्शन का नाम लिखूंगी, फंक्शन का नाम मैं मीनिंगफुल रख लेती हूँ, ऐड रख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस होती है इसके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स मेंशन करते हैं। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स को आप कैसे अभी सपोज करें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो नंबर्स का सम कराना है तो मैं यहाँ पे एक को इंट n1 और इंट n2 लिख लेती हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है तो इसकी बॉडी होगी, और जब बॉडी होती है तो यहाँ पे हम टर्मिनेटर नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ int sum is equals to n1 प्लस n2। अब ये n1 और n2 किधर से आएंगे, ये अभी हम थोड़ी, यानी n1 और n2 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से आती हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करते हुए हमारे पास क्या चीज़ें होती है, उसकी रिटर्न टाइप होती है, ठीक है, फंक्शन का नाम होता है, और यहाँ पे हम जो है वो पैरामीटर्स पास करते हैं जो कि अगेन इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब क्योंकि इस फंक्शन में डिफाइन होना, यानी इसके बॉडी के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी जो किसी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करेंगी। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ही स्टेटमेंट है जो इन दोनों वैल्यूज को सम करी है, ठीक है। तो इसकी बॉडी के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और जब भी किसी चीज़ की बॉडी होती है तो यहाँ पे हम टर्मिनेटर नहीं लगाते, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है। ओके, अब हम ये देखें तो ये भी हमने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये फंक्शन का हेडर है, यानी सबसे पहले हमने इसकी रिटर्न टाइप लिखी हुई है, ये हमारे फंक्शन का नाम है, और ये जो है वो हमारे पास इसके अंदर क्या है, पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स में, लेकिन फिलहाल ये जो है वो फंक्शन की रिटर्न टाइप है, ये उसका नाम है, और ये जो है वो उसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए हुए, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक भी ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने ये रिजल्ट दिया हुआ है, और ये हमने लॉजिक लगाई हुई है कि अगर नम 1 बड़ा है नम 2 से तो रिजल्ट के अंदर नम 1 को स्टोर करा दें, अदरवाइज जो है वो रिजल्ट के अंदर नम 2 को स्टोर करा दें और इसे जो है वो रिटर्न कर दें, ठीक है। ओके, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो num1 और num2 है इसके अंदर वैल्यूज आती किधर से। तो एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, और इस फंक्शन को हम कॉल नॉर्मली मेन से हम कहते हैं कि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि हम मेन से ही फंक्शन को कॉल करें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन को मैंने मेन से कॉल किया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैक्स एक्स और वाई। अब यहाँ पे मैं आपको एक से मैं बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह लेती हूँ कि चाहे आप यूजर से ले लें या आप खुद से रख लें। फॉर एग्जांपल जो x है वो 5 के इक्वल है, ठीक है, और एक को हम यूजर से ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं c इन करा लेती हूँ y को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये फंक्शन, ये जो है ये एक्चुअली क्या है, फंक्शन कॉलिंग है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इस इक्वल्स टू के बाद ज़रा आप पहले देखें, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं, कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते। सिमिलरली इन पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसकी डाटा टाइप मेंशन नहीं करते। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम फंक्शन को, ये हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ताकि कॉल करने का मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन को इन्वोक कर रही हूँ ताकि ये जो है वो
इसके ऊपर जाए और ये जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ना तो हम फंक्शन की रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं और ना जो हमने उसके अंदर पैरामीटर्स पास किए हैं ना तो हम उनकी रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि x के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है 5 और y के अंदर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो क्या एंटर की है। फॉर एग्जांपल y के अंदर यूज़र ने वैल्यू एंटर की है 7, ठीक है। इसका मतलब है x के अंदर जो है वो 5 पड़ा हुआ है और y के अंदर जो है वो 7 पड़ा है। अब जब ये फंक्शन कॉल होता है तो हमारा कंट्रोल यानी कि इधर जाता है इधर जाता है। इसमें जो हम सबसे पहले वैल्यू है x वो यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर में कॉपी होती है, यानी num1 के अंदर क्या कॉपी होगा x और x की वैल्यू क्या है 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो num के अंदर वैल्यू जाएगी num1 वो किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है, ठीक है, और सेकंड में हमने क्या भेजा है y किसके इक्वल है 7। तो यहाँ पे किसके इक्वल जाएगी ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, तो आपका num2 है उसके अंदर y की वैल्यू कॉपी होगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो यहाँ की फर्स्ट पैरामीटर में कॉपी होती है, यहाँ से जो सेकंड वैल्यू होती है वो यहाँ के सेकंड पैरामीटर में कॉपी होती है। इन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं या आर्गुमेंट कहते हैं और ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, यानी फंक्शन कॉलिंग के वक्त ये जो होती है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूज होती है ना, जो x की वैल्यू है या जो y की वैल्यू है वही इनके अंदर कॉपी होगी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स है। इनका नाम हम x और y भी रख सकते हैं और हम इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं। यानी सिंपल बात का मतलब ये है कि इधर हम नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो हम जो वैल्यूज x और y के अंदर पड़ी हुई होंगी वही एक्चुअली इनके अंदर कॉपी होंगी, ठीक है। तो these are actual parameters and these are formal parameters। तो सबसे पहले यानी कि ये फंक्शन खुद ब खुद एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होता, सबसे पहले हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चलती है, ठीक है। जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी ये जो आपने लिखा हुआ है मैक्स एक्स वाई तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगी, यानी आपके कंट्रोल जो है वो इन स्टेटमेंट्स के ऊपर लेके जाएगी। यहाँ पे जो num1 है वो x की वैल्यू से इनिशियलाइज होगा और जो num2 है वो y की वैल्यू से इनिशियलाइज होगा और उसके बाद ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगी। रिटर्न का क्या मतलब होता है, रिटर्न का मतलब ये होता है यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था तो यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू जो ये रिटर्न करेगा वो यहाँ पे एक्चुअली जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो num1 के अंदर 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 7 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा num2 और num2 किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। तो ये जो रिजल्ट के अंदर है 7 ये रिटर्न करेगा 7 और ये जो 7 है ये इस जगह के ऊपर रिटर्न होगा, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रिटर्न है ये इसकी जगह पे हमें क्या रिटर्न करेगी 7 और इस तरह से z को क्या असाइन हो जाएगा 7 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इंट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो वैल्यू रिटर्न कराएंगे वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, क्लियर, ओके। अब अगर हम आगे मूव करें अब हमने एक और बात का ध्यान रखना है, जब हम फंक्शन को डिफाइन करने से पहले जब हम उसके हेडर बनाते हैं तो हमने जो उसके अंदर पैरामीटर्स की लिस्ट डालनी होती है उसके साथ हमने डाटा टाइप हर सूरत मेंशन करनी होती है, यानी इंट num1 दूसरा भी बेशक इंटीजर है लेकिन हम लिखेंगे इंट num2। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लिखें इंट num1 num2, ठीक है। हर पैरामीटर की ये जो हर पैरामीटर है ये एक पैरामीटर है ये दूसरा पैरामीटर है, हर पैरामीटर की हमें जो है वो डेटा टाइप मेंशन करना मस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब पीछे भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। जब हम किसी फंक्शन को
कॉल करते हैं तो एक्चुअली वो हमें उसकी डेफिनेशन के ऊपर लेके जाता है और उस डेफिनेशन के अंदर हमने जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं वो उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है और फंक्शन को कॉल हम उसके नाम से करते हैं, उसके रिटर्न टाइप को मेंशन किए बगैर। ओके, अब तो एक बात और का हमने ध्यान रखना है। देखिए, कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं वॉइड जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, और कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास इंटीजर या फ्लोट। ठीक है, तो वो जो फंक्शंस हैं वो रिटर्न करते हैं, जो वैल्यू वो रिटर्न करते हैं उसे हमें उसी टाइप के किसी वेरिएबल को असाइन करना होता है। जैसे अगर कोई फंक्शन मेरे पास इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है तो मुझे उसे किसी इंटीजर को ही असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये जो हमारी जब हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है इंट लार्जर इज इक्वल्स टू मैक्स 34, ये उसी पिछले फंक्शन की बात हो रही है तो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया। तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट होती है राइट साइड के ऊपर, ये पहले चलती है। ठीक है, यानी जब ये लिखा हुआ है मैक्स 34 तो ये मैक्स के फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर चला जाएगा, वहां से देखेगा कि 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है, तो 3 और 4 में से 4 बड़ा है, तो इस जगह के ऊपर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या रिटर्न होगी, 4। और इस तरह से हमारे लार्जर को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 4 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक बात, या तो आप उसे किसी इंटीजर को ही असाइन कर दें, या तो दूसरा तरीका ये है कि जो आपने उसने आपको रिटर्न किया है उसे आप सी आउट करा दें। तो अब ये क्या करेगा, मैक्स 34 जो भी मैक्स 34 का फंक्शन रिटर्न करेगा ये उसे डिस्प्ले करा देगा। ठीक है,